हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 का क्लॉज ए, बी, सी और डी समझा था, जिसमें हमने प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और कंसिडरेशन के मतलब को समझा था। अब इस वीडियो में हम क्लॉज ई से लेके जे तक को समझेंगे। तो आइए हम क्लॉज ई को समझते हैं, जिसमें एग्रीमेंट को डिफ़ाइन किया गया है। पहले हम बेयर एक्ट के लैंग्वेज को रीड आउट करेंगे, देन हम इसके मतलब को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। इसमें ये कहा गया है कि प्रॉमिस एक भी हो सकता है या बहुत सारा प्रॉमिस हो सकता है। तो जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड ऑन होता है तो उसको एग्रीमेंट कहते हैं। सो ये मीनिंग हम ये डेफिनेशन पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि एग्रीमेंट के बेसिकली 3 एसेंशियल्स हैं: ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। जब ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन तीनों वर्ड्स मिलते हैं तो एक एग्रीमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए बी को ऑफ़र करता है कि वो उसके घर को 2 लाख में ख़रीदेगा और बी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसको यहाँ पे एक एग्रीमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे एग्रीमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है? ए बी को ऑफ़र कर रहा है कि उसके घर को वो 2 लाख में ख़रीदेगा, तो ये एक ऑफ़र हो गया। बी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। और ए बी के घर को ख़रीद रहा है और बी को उसके बदले 2 लाख मिल रहा है, तो ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तीनों एसेंशियल्स जब फुलफ़िल हो रहे हैं, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, तो इसको हम एक एग्रीमेंट कह सकते हैं। अब हम सेक्शन 2 क्लॉज एफ समझेंगे, जिसमें कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस को बताया गया है। प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। सो सबसे पहले हम क्लॉज एफ का पहला वर्ड ही देखें तो प्रॉमिसेस वहाँ लिखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइलेटरल प्रॉमिस की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों पार्टी जब एक दूसरे के लिए प्रॉमिस करती हैं कुछ ना कुछ, तो उसको बाइलेटरल प्रॉमिस कहते हैं और उसी को रेसिप्रोकल प्रॉमिस हम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को कहता है कि वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो अपनी बाइक उसको सेल करेगा और बी उसको 50,000 देने के लिए प्रॉमिस करता है। तो जब एक दूसरे को दोनों पार्टीज़ कुछ ना कुछ प्रॉमिस करती हैं तो उसी को रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज जी क्या कहता है? एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। बेसिकली सेक्शन 2 क्लॉज जी में वॉइड एग्रीमेंट को डिफ़ाइन किया गया है। वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि वॉइड एब इनिशियो होते हैं, मतलब कि वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, वो इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए अगर बी से कहता है कि तू मेरे फ्लैट में अगर प्रोस्टिट्यूशन का ही काम करेगा तो मैं ये फ़्लैट तुझे दे दूँगा। तो जैसा कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट ही देख के ये एग्रीमेंट देख के ही कह सकते हैं कि ये कभी भी इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता लॉ के नज़र में, क्योंकि ये इलीगल है स्टार्टिंग से ही। तो ये इन्फोर्सिएबल चूँकि कभी नहीं हो सकता है, तो इसको एक वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो इसमें ये है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे 5,000 रुपये देगा अगर वो उसके घर को पेंट करेगा तो, और बी इस चीज़ से एग्री कर जाता है, तो इसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल होगा। अगर हम इसको और भी डीप में समझना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स होते हैं, तो हमें सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का समझना होगा कि ऐसे कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। अब हम सेक्शन 2 क्लॉज आई समझेंगे, जिसमें कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। तो आइए हम इसको पहले सेक्शन को पढ़ते हैं, देन इसको समझेंगे। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ
और किसी रीजन से एक पार्टी, दो पार्टीज़ में से एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराना चाहती है अपने साइड से, तो उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है विशाल और उसकी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की। तो अगर बाद में कोई पर्सन अमित नाम का आके अगर उसके 1 करोड़ के उस प्रॉपर्टी को 1 लाख में ख़रीद लेता है, उसको डरा के, धमका के, मार के, तो विशाल अपने पार्ट से कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। तो जब एक पार्टी अपने पार्ट से जाके कोर्ट में किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराती है तो उसी को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आइए अब हम लास्ट क्लॉज पढ़ते हैं सेक्शन 2 का जे, जिसमें कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। सो बेसिकली इसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि स्टार्टिंग में तो इन्फोर्सिएबल होते हैं, लेकिन बाद में कोई ऐसे फैक्टर, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसकी वजह से अनइन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक सपोज ए बी से कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं तुमको अपना फ्लैट दे दूँगा, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग में तो भाई एब्सोल्युटली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सिएबल है। इसलिए इन्फोर्सिएबल है कि यहाँ पे कोई इलीगल काम नहीं कहा गया है भाई, शादी करने के लिए कहा गया है जो कि वैलिड है, और वो उसके बदले उसको फ्लैट देगा, ये भी वैलिड है। लेकिन बाद में जब बी जाता है ए की लड़की से शादी करने, तो उसकी लड़की मर चुकी होती है। तो अब ये लेटर बाद में जब वो मर चुकी है तो शादी तो हो ही नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि स्टार्टिंग में तो इन्फोर्सिएबल थे लेकिन बाद में अनइन्फोर्सिएबल हो गए, तो इसी को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर हम वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस की बात करें तो एक यही डिफरेंस होता है कि वॉइड एग्रीमेंट जो है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाद में जाके अनइन्फोर्सिएबल होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो इन्फोर्सिएबल ही होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।